अध्याय 717 अन्य लोग। यदि यह सब वास्तव में एक सपना है तो बहुत अधिक संभावना है कि यह सपना केवल रोहित को ही निशाना बना रहा है। बेशक ये सिर्फ एक अनुमान है, ये भी संभव है कि यह सपना सभी को निशाना बना रहा हो। लेकिन चाहे जो भी हो, इस सपने के भीतर किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, न रोहित की चचेरी बहन करिश्मा पर और न ही करिश्मा की साथी प्रियंका पर। क्योंकि हो सकता है कि वे वास्तविकता से सपने में प्रवेश न की हों, बल्कि वे ऐसे पात्र हो सकते हैं जो पहले से ही सपने के भीतर मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में, स्वयं को छोड़कर सपने में कोई भी अन्य व्यक्ति संभावित रूप से एक भूत हो सकता है। जहां तक इसे पहचानने की बात है, रोहित को लगा कि यह असंभव है, कम से कम अपनी वर्तमान स्थिति में वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह केवल अपनी सतर्कता बढ़ा सकता था और अपने आसपास के सभी लोगों से सावधान रह सकता था ताकि वह बिना यह समझे कि क्या हुआ, सपने में ही न मर जाए। आखिरकार, चाहे ये सपना वास्तविकता से जुड़ा हो या न हो, एक अलौकिक घटना के भीतर मरना निश्चित रूप से किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं होगा। ये पहले के समय का दिन का जयपुर है। अब ऐसा लगता है कि यह मुझसे प्रभावित हो रहा है। सपने में घोस्ट रोग के हमले के संकेत प्रकट हो रहे हैं, बिल्कुल जंगल में उस बिना सिर वाली लाश की तरह, जैसे कि सपने में भूत लोगों के जीवन के अनुभवों को पढ़ सकते हैं, वह बुदबुदाया। इसे महसूस करने के बाद रोहित को किसी कारणवश अचानक अपने पास मौजूद एक अलौकिक वस्तु की याद आ गई। खून से सना पुराना अखबार। खून से सने उस पुराने अखबार में दूसरे लोगों की यादें बदलने की क्षमता थी। यदि इसे इस सपने में प्रवेश करने वाले भूत के साथ मिला दिया जाए, तो क्या सपने के भीतर ही किसी की यादें बदलना संभव हो सकता है? बेशक ये केवल एक अटकल थी और जरूरी नहीं कि सच हो। करिश्मा, तुम इस जगह से काफी परिचित लग रही हो, क्या तुम यहाँ अक्सर आती हो? रोहित ने भावहीन होकर पूछा। हालांकि वह करिश्मा को लेकर सतर्क था, उसे शक था कि वह एक भूत हो सकती है, फिर भी वह वहां से नहीं गया, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ था वह केवल उसका अपना अनुमान था। यदि उसकी चचेरी बहन वास्तव में वास्तविक थी तो उसे अभी भी उसकी देखभाल करनी थी, वह उसे खतरे का सामना करते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। करिश्मा ने अपनी उंगली चबाई और एक पल के लिए सोचा, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ लंबे समय से हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ कभी नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि उसे सपने के भीतर अपने अनुभवों को स्पष्ट रूप से याद रखने में कठिनाई हो रही थी। वह बहुत सी चीजें भूल रही थी, लेकिन कुछ सहज ज्ञान अभी भी बाकी थे। रोहित ने लाशों से लदे कस्बे को देखा, उसकी नज़र सतर्क थी। ये जगह सुरक्षित नहीं है, शायद हमें इस कस्बे से दूर कहीं और चले जाना चाहिए। यदि यह सपना वास्तव में उससे प्रभावित है तो इस कस्बे में प्रवेश करने पर उन तीनों के अजीब हमलों का सामना करने की बहुत अधिक संभावना थी। अब ये जानते हुए कि वह बिना बाहर निकलने के रास्ते के एक सपने में था, भयानक भूतों के हमले का विरोध करना बेहद मुश्किल था। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम उस चीज़ को नहीं ढूंढते और उसे मार नहीं देते तो हमारे पास इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, करिश्मा ने कुछ परेशानी के साथ कहा। इसलिए हमें सक्रिय रूप से उस चीज़ को खोजना होगा। उस चीज़ से तुम्हारा मतलब सपने के भूत से है? रोहित का दिल ठंडा पड़ गया, फिर उसने जोड़ा, उस चीज़ को खोजना आसान नहीं होगा, है ना? प्रियंका, जो थोड़ी डरपोक थी, ने कहा, बिल्कुल नहीं, वह चीज़ आसानी से मिल जाएगी क्योंकि वह खुद हमारे पास आएगी। इस बार भी अपवाद नहीं होगा, हमें बस यह नहीं पता कि वह कब दिखाई देगी, लेकिन हमें पहले उसका सामना करना होगा ताकि हमारे पास उसे मारने के लिए पर्याप्त समय हो। और अगर हमारे पास पर्याप्त समय न हो तो? रोहित हैरान था। सपने के भीतर एक समय सीमा भी थी। प्रियंका ने कहा, वह चीज़ जितनी देर से दिखाई देगी उतनी ही खतरनाक हो जाएगी। अगर बहुत देर हो गई तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे और केवल मारे जाएंगे। इस बिंदु पर वह बहुत डरी हुई लग रही थी। रोहित स्थिति को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन प्रियंका का अर्थ समझ गया। यहाँ का भूत किसी बिंदु पर हमला करने के लिए किसी के पास आएगा, लेकिन एक समय सीमा थी। आप भूत द्वारा जितनी देर से हमला किए जाएंगे वह उतना ही खतरनाक होगा। इसके विपरीत तर्क वही होना चाहिए, भूत जितनी जल्दी हमला करेगा वह उतना ही कमजोर होगा, क्योंकि सपना अभी शुरू ही हुआ है। इसीलिए सक्रिय रूप से खोजने की जरूरत है, अपनी पहल पर भूत के पास जाना ताकि भूत आप पर पहले हमला करे, फिर आप सपने में भूत को मारने के अवसर का उपयोग करें। बेशक भूतों को पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता, वरना ये दुष्स्वप्न बार बार नहीं चलता रहता। इसलिए रोहित निश्चित था कि सपने में एक भूत को सफलतापूर्वक मारना ही इस दुष्स्वप्न से बाहर निकलने और जागने का एकमात्र तरीका होना चाहिए। इसीलिए हमें गांव छोड़ना होगा, चलते रहना होगा। हम तीनों बैठे हुए लक्ष्यों की तरह हैं, किसी भी नज़दीकी भूत को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। उन बिना सिर वाली लाशों में शायद कोई असली भूत नहीं था,
वरना उन्होंने हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ा होता। रोहित ने धीरे धीरे कुछ तथाकथित पैटर्न का अनुमान लगाया। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? बाहर आओ, हम यहाँ हैं। करिश्मा ने कस्बे की गलियों में घूमते हुए एक प्यारी सी धुन गुनगुनाई। उसने सारी भयावहता को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, वास्तव में दुष्ट आत्माओं की तलाश करने की पहल की, जैसे कि वह इस स्वप्नलोक की मालकिन हो। रोहित चुप रहा, उसके पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन सतर्क होकर वह बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यदि करिश्मा एक भूत निकली तो एक साधारण प्रहार ही उसे इस सपने में खत्म कर सकता था। क्या वह जीवन बचाने वाली उपस्थिति थी या एक घातक दुष्ट आत्मा? ये सब उसके पहचानने की क्षमता पर निर्भर था। अनजाने में उसने खुद को सबसे पीछे पाया, क्योंकि वे तीनों एक साथ कस्बे में दाखिल हुए थे। कस्बे का वातावरण अंधेरा और दमनकारी था। पास की इमारतें और सड़कें खंडहर में थीं, जैसे कि वे एक दशक से अधिक समय से आबाद न हों। कुछ क्षेत्र वास्तविक कस्बे से अलग थे, जैसे कि एक प्राचीन दिखने वाला नीला पत्थर का रास्ता जो दूर तक घुमावदार था। ये रास्ता दिन के उजाले वाली वास्तविकता में मौजूद नहीं था। कुछ पुराने घर भी थे जो कहीं से भी प्रकट हुए लगते थे। फिर भी ये नई खोजी गई जगहें बिल्कुल भी अचानक नहीं लग रही थीं। इसके विपरीत वे पूरी तरह से मिल गई थीं, जैसे कि उन्हें हमेशा से वहीं होना था। सुनसान कस्बा बेहद शांत था। ऊपर घास की रस्सियों से लटकी लाशों को नज़रअंदाज करना असंभव था। हवा में झूलती लाशें थोड़ी हिल रही थीं, जो ऊपर देखने वाली किसी भी नज़र को रोक रही थीं। कुछ लाशें इतनी नीचे थीं कि उनके पैर नीचे से गुजरने वाले किसी व्यक्ति के सिर को छू सकते थे। उनका ठंडा, सख्त स्पर्श वास्तविक लाशों जैसा ही महसूस हो रहा था, जिससे उन्हें असली लाशों से अलग करना असंभव था। सिवाय इसके कि अजीब बात यह थी कि सभी लाशों के चेहरे एक जैसे थे। चाहे पुरुष हो या महिला, चेहरे उभयलिंगी, सुन्न और बिल्कुल स्थिर थे। घोस्ट रोग अपने पुनरुत्थान के बाद सभी लोगों पर अंधाधुंध हमला करती है, लेकिन इससे पहले इसकी हत्याओं का कोई पैटर्न जरूर होगा। हालांकि घोस्ट रोग का पिछला मालिक कौशिक पहले ही मर चुका है और उसने ये जानकारी साझा नहीं की थी। इसलिए यदि मैं यहाँ की अजीबोगरीब चीज़ों का निशाना बनता हूँ तो बहुत संभावना है कि इससे बचना असंभव हो। रोहित ने भौहें सिकुड़ी। क्षमा करें, ये जगह कहाँ है? अचानक थोड़ी देर आगे चलने के बाद कस्बे की सड़क पर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला दिखाई दी। वह घबराहट और बेचैनी से भरी थी, चिंता से इधर उधर देख रही थी। कस्बे के ऊपर लटकी हुई लाशों के कारण डर से कांप रही थी। करिश्मा को देखकर मध्यम आयु वर्ग की महिला कुछ उत्साह के साथ जल्दी से पास आई। करिश्मा अपने कदमों पर रुक गई और मध्यम आयु वर्ग की महिला को देखकर मुस्कुराई। उसने अपने हाथ में मौजूद फ्रूट नाइफ को कसकर पकड़ लिया। महिला अनजान लग रही थी क्योंकि वह तेजी से पास आना जारी रखे हुए थी। जब महिला खतरनाक रूप से करीब आ गई तो मुस्कुराती हुई करिश्मा ने अचानक अपना कदम उठाया। उसने अपनी बांह झटकी और फ्रूट नाइफ सीधे बाहर निकल गया, भयानक सटीकता के साथ महिला की गर्दन में घुस गया। चारों ओर खून छिड़कने लगा। मध्यम आयु वर्ग की महिला तुरंत स्तब्ध रह गई, उसके हाथ अनैच्छिक रूप से उसके गले को पकड़ रहे थे। करिश्मा वहीं नहीं रुकी, उसने तुरंत अपने शरीर पर छिपा हुआ एक और फ्रूट नाइफ पकड़ा और आगे की ओर दौड़ी। दोनों हाथों से उसने चाकू को महिला के दिल में घोंप दिया, बार बार वार करती रही। मध्यम आयु वर्ग की महिला जमीन पर गिर गई, शरीर ऐंठने लगा, खून के साथ गड़गड़ाहट की आवाजें निकालने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आखिरी सांस लेने वाली है। वास्तव में लगभग 20 सेकंड तक संघर्ष करने के बाद मध्यम आयु वर्ग की महिला और अधिक हिल नहीं सकी और जमीन पर एक और ठंडी लाश बन गई। और ठीक इस महिला के मारे जाने के बाद वास्तविक दुनिया में रात में कस्बे के एक घर के अंदर अपने बिस्तर पर लेटी एक महिला ने अचानक अपना हाथ उठाया और खुद को चाकू मार लिया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसकी ताकत आश्चर्यजनक थी। उसने नंगे हाथों से अपने दिल और गर्दन पर कहर बरपाया जब तक कि उसने अपनी आखिरी सांस नहीं ली। इस दौरान कोई चीख या कराह नहीं थी, सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कि यह होना ही था। अध्याय 718 खोया हुआ बाजार। ओह नहीं, ये वह नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही थी, करिश्मा ने जमीन पर पड़ी लाश को घूरते हुए अफसोस के साथ कहा। रोहित ने लाश को देखा, फिर वापस करिश्मा की तरफ देखा। गलत व्यक्ति को मार दिया। ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले सोचा था वही सही है। हम तीनों के अलावा और भी लोग हैं जो इस सपने में दाखिल हुए हैं। लेकिन अगर तुमने यहाँ किसी को मार दिया तो उस व्यक्ति का क्या होगा? बेशक वे मर जाएंगे, करिश्मा ने जवाब दिया। तो क्या वे तब भी मर जाएंगे अगर उन्हें सीधे भूतों ने नहीं मारा? रोहित का दिल ठंडा पड़ गया। उनके पास खड़ी प्रियंका ने डरते हुए कहा, मैंने करिश्मा को ऐसा न करने की सलाह दी थी,
लेकिन हम स्पष्ट रूप से पहचान नहीं सकते कि किस पर भरोसा किया जाए। हम केवल उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे गांव से आए हैं, जैसे भाई रोहित। ये वास्तव में खतरनाक है, लेकिन चूंकि यह एक सपना है, अगर कुछ वास्तव में होता है तो इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सपने में किसी को मारना बस वही है, हत्या। अगर किसी को दोष देना है तो वह हम नहीं है, यहाँ हो रही अकथनीय अलौकिक घटनाएं हैं। रोहित का चेहरा भावहीन था, उसे नहीं लगा कि कुछ गलत था। और उस महिला के सतर्कता के स्तर को देखते हुए, अगर वह किसी भूत से टकरा जाती तो शायद वह जल्दी ही मर जाती। उसके बचने की संभावना लगभग शून्य थी। हे, चचेरा भाई बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, करिश्मा ने खुशी से कहा। रोहित ने कहा, ऐसे समय में भोलापन बस आपको और जल्दी मौत के करीब ले जाता है। जिन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए उनके बारे में संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि यह तो बस शुरुआत है। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अचानक ऊपर देखा। उस महिला की मौत एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट प्रतीत हुई। लटकती हुई लाशें, जैसे कि किसी ने उन्हें परेशान कर दिया हो, अचानक हवा में घूमने लगीं और उन तीनों की दिशा की ओर मुड़ गईं। वही डरावना चेहरा, वही भाव और वही राख जैसी नज़रें रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थीं। सपने में न केवल असली भूत थे बल्कि ये अकथनीय अलौकिक घटनाएं भी थीं। धप, उस पल एक लाश किसी अज्ञात कारण से अचानक एक पुरानी रस्सी से नीचे गिर गई और भारी आवाज के साथ जमीन पर जा गिरी। नहीं, केवल एक लाश नहीं। पहले उदाहरण के बाद लाशें बिना रुके पकौड़ियों की तरह गिरने लगीं। इस समय आसमान में बारिश और भी तेज होती लग रही थी। अब वह पहले वाली हल्की बूंदाबांदी नहीं थी, जैसे कि यह बदलाव संकेत दे रहा हो कि सपने के भीतर का समय अगले चरण में पहुंच गया है। ठंडी लाशें फुटपाथ पर धड़ाम से गिरने लगीं, प्रत्येक का चेहरा नीचे और पीठ ऊपर की ओर थी। हालांकि इसने उनके भयानक मृत चेहरों को देखने से रोक दिया, लेकिन इसने दृश्य को और भी परेशान करने वाला बना दिया। करिश्मा ने अपना सवाल रखा। जाहिर है कि उसने इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी, जो पिछली बिना सिर वाली लाश के समान थी। ये बदलाव एक घोस्ट मैनिपुलेटर रोहित के कारण हुए थे, क्योंकि सपने में भूत घोस्ट रोप की घटना को फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे थे। सावधान रहो, अचानक प्रियंका ने डर के मारे चिल्लाकर कहा। एक लाश बिना किसी चेतावनी के अचानक खड़ी हो गई थी, ठीक करिश्मा के बगल में। शरीर सख्त और भावहीन था, भावनाओं में कोई बदलाव नहीं दिखा रहा था, लेकिन उसके हाथ एक पुरानी रस्सी पकड़े हुए थे, जिसे जल्दी से करिश्मा के गले के चारों ओर लपेट दिया गया। कठोर हाथों में एक पल में ही अत्यधिक ताकत आ गई थी। गंदी पुरानी रस्सी तेजी से कसी गई, जैसे कि वह एक पल में करिश्मा की पतली गर्दन तोड़ सकती थी। करिश्मा के मारने का तरीका बहुत आक्रामक था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जमीन पर पड़ी लाश फिर से खड़ी होकर उस पर हमला कर सकती है। इसलिए जब उसने अपना फ्रूट नाइफ उठाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंग! हालांकि अगले ही पल रस्सी वाली लाश हवा में उछलकर दूर जा गिरी। रोहित दौड़कर आया। यहाँ मत रुको, भागो, ये सब चीजें हैं, अगर हम बच नहीं पाए तो हम यहीं मर जाएंगे। वह शुरू से ही लाशों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। एक अलौकिक घटना में स्थिर और गतिमान दोनों तरह की लाशें बेहद खतरनाक होती हैं। केवल करिश्मा, जिसने कभी ऐसी घटनाओं का सामना नहीं किया था, इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। भले ही वे पहले से ही मर चुकी हैं, वे फिर भी खड़ी कैसे हो सकती हैं? करिश्मा उलझन में थी, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर पड़ी लाशों का अध्ययन कर पाती, रोहित ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया और वे तेजी से भाग निकले। इस डर के बावजूद कि करिश्मा एक भूत हो सकती है, किसी को केवल संदेह के कारण मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इधर से, यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं, प्रियंका ने हाथ हिलाकर एक खाली सड़क की ओर इशारा किया। वहाँ जमीन पर ज्यादा लाशें नहीं थीं। रोहित ने चारों ओर देखा। लाशें करीब आ रही थीं, प्रत्येक के हाथ में एक रस्सी थी, जो उन पर हमला करने के लिए तैयार लग रही थीं। ये देखकर वे तीनों और अधिक रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और तुरंत भाग गए। अब यह इस बारे में नहीं था कि भूत दिखाई देते हैं या नहीं, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। सौभाग्य से उनके पीछे की लाशें तेज नहीं चल रही थीं। सिर्फ उनकी भारी संख्या ही पहले चिंता का विषय थी। हालांकि भागते समय उन्होंने कुछ खतरों का सामना किया, लेकिन वे लाशों की घेराबंदी से बचने में कामयाब रहे। हालांकि उनका पीछा किया जा रहा था, लेकिन वे तीनों तेजी से आगे बढ़े और अंततः उन चीज़ों से दूर हो गए। हालांकि जैसे ही वे उस इलाके से बाहर निकले, उनका पीछा करने वाली सभी लाशें धीरे धीरे गायब होने लगीं और अंत में केवल एक लाश बची। वह लाश अच्छी तरह से छिपी हुई थी और दूसरों की तरह पुरानी रस्सी नहीं पकड़े हुए थी, ये पूरी तरह से अलग थी।
नहीं, ये सही नहीं है, वह लाश नहीं थी, वह एक इंसान था। ये व्यक्ति अकेला खड़ा था और कुछ देर देखने के बाद वह सीधे उस दिशा में चला गया जहां रोहित और बाकी लोग अभी अभी निकले थे। अजीब बात यह थी, भले ही इस व्यक्ति की गति तेज नहीं थी, वह जल्दी ही उनके पीछे पहुंच गया। बस किसी कारणवश आगे चल रहे रोहित, करिश्मा और प्रियंका को इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि यह जगह रोहित के घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र के भीतर नहीं थी। वह किसी भी असामान्यता का पता नहीं लगा पा रहा था और केवल अपने तत्काल परिवेश की कुछ चीजों का अवलोकन कर सकता था। यह एक बाजार है। जब वे अंततः रुके तो उन्होंने खुद को शहर के अंदर एक बाजार में पाया। वीरान बाजार में सामान बेचने वाला कोई नहीं था। अभी वह क्या था? ऐसा लगता है कि हमने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया है। करिश्मा अभी भी उलझन में थी और सोच रही थी कि अभी क्या हुआ। रोहित ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, यह शायद मेरे कारण है। वे अकथनीय घटनाएं मेरे प्रभाव में प्रकट हुईं। मेरे अंदर एक भूत है और अभी हम इस दुष्स्वप्न में खींचे चले आए हैं। अंदर का भूत प्रतिक्रिया करेगा और हालांकि इसका प्रभाव बहुत कम है, लेकिन एक सपने के भीतर यह घातक है क्योंकि सपनों में कई चीजें अनियंत्रित प्रतीत होती हैं। ये सपना खतरे को बहुत बढ़ा देता है। प्रियंका ने उन्हें याद दिलाया, अगर ऐसा है तो हम अपना मौका गंवा देंगे और बहुत समय बर्बाद कर देंगे। देखो करिश्मा, बारिश तेज हो गई है। अगर उजाला हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। सब ठीक है, हमारे पास अभी भी एक मौका है। करिश्मा ने बिना किसी चिंता के हंसी बिखेरी। लेकिन इस छोटी सी बातचीत के दौरान आसपास का माहौल फिर से बदलने लगा। जो बाजार कभी खाली था वह अब रहस्यमय तरीके से लोगों से भरा हुआ था। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि बहुत सारे। ये लोग बाजार में इकट्ठा हुए थे, सामान खरीदते हुए लग रहे थे और फेरी वाले विभिन्न वस्तुएं बेच रहे थे। जगह चहल पहल से भरी थी। यह उन लाशों के बिल्कुल विपरीत था जो पहले हर जगह थीं। भीड़ उमड़ पड़ी, उनके चारों ओर घूम रही थी। ये बिल्कुल एक शोर भरे बाजार जैसा लग रहा था। बाजार के लोग बहुत सामान्य लग रहे थे, बिना किसी अजीबोगरीब संकेत के, और उन्होंने हमला भी नहीं किया। चचेरी बहन करिश्मा ने हाथ में एक फ्रूट नाइफ उठाया और सहज रूप से पास के एक व्यक्ति को चाकू मारने की कोशिश की। रोहित ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। इतने सारे लोगों के साथ हम दिन निकलने से पहले सबको खत्म नहीं कर पाएंगे, भले ही हम अभी शुरू करें। मैं महसूस कर सकता हूं कि भूत इसी बाजार में है। नहीं, उसने पहले ही हमें निशाना बना लिया है। वह पास में ही है, क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं जो स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं हैं। तो अब हमें एक योजना की जरूरत है, भूत को खोजने और मारने की एक व्यवहारिक योजना, ताकि आज का दुष्स्वप्न खत्म हो सके। इस तरह अव्यवस्थित तरीके से चलने से स्थिति हाथ से निकल जाएगी। हालांकि उसे इस जगह का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन हाल की घटनाओं के बाद वह तालमेल बिठाने लगा था और स्थिति से निपटने के लिए शांत हो गया था। भले ही वह घोस्ट कंट्रोलर न हो, जब तक दुष्स्वप्न को सुलझाया जा सकता था, रोहित को भरोसा था कि वह जीवित रह सकता है। बड़े भाई, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? करिश्मा ने उत्सुकता से पूछा। वह एक गुस्सैल स्वभाव की थी और बहुत ज्यादा नहीं सोचती थी। वह बस देखते ही मार देती थी, चाकू, हथौड़े का इस्तेमाल करती, कार चढ़ा देती। उसने हर तरीका आजमाया था और किसी न किसी तरह अंत हमेशा होता ही था। हमें अपने आसपास के लोगों की संख्या कम करने की जरूरत है। बाहर नहीं रह सकते, घर के अंदर जाना होगा। एक बड़ा कमरा सबसे अच्छा है, लेकिन हम अपना रास्ता नहीं रोक सकते। हमें ऐसी जगह चाहिए जहां से हम जरूरत पड़ने पर जल्दी निकल सकें। यह बाजार एक अच्छी जगह नहीं है। मुझे याद है इस शहर में एक प्राइमरी स्कूल है, चलो वहां चलते हैं, रोहित ने तुरंत कहा। अब अपनी चचेरी बहन की तरह लापरवाह तरीके से आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। अचानक प्रियंका चिल्लाई। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे हट गया, जैसे कि भीड़ में किसी ने उसे पकड़ लिया हो और इतनी ताकत से जकड़ रखा हो कि वह विरोध न कर सकी। इससे पहले कि रोहित उसे बचाने के लिए आगे बढ़ पाता, उसका स्वरूप पहले ही बाजार की भीड़ में गायब हो गया था। बहुत देर हो गई। रोहित ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसकी दृष्टि एक लंबी आकृति द्वारा अवरुद्ध थी। जब उसने उस लंबे व्यक्ति को छुआ तो उसे बर्फीली कठोरता महसूस हुई और सड़न की दुर्गंध आई। उसके दिल में दबी एक परछाई जैसे सक्रिय हो गई। रोहित, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, तेजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह वही भूत था। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना है, तो उसने फिर से देखा, केवल यह पाया कि वह लंबा व्यक्ति बिना हमला किए भीड़ में गायब हो गया था। धत तेरे की! रोहित को लगा कि सपने में भूत ने उसे बेवकूफ़ बनाया है और उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि प्रियंका को पकड़ने में बहुत देर हो चुकी थी।
लेकिन सच्चाई ये थी कि वह उस लंबे व्यक्ति से डर गया था। क्या उसके सपनों वाले स्वरूप में अभी भी डर और खौफ था? जाओ मत, मैं तुम्हें मार दूंगी। उस पल करिश्मा की आवाज़ पीछे से आई, जो एक रुग्ण खुशी के साथ खिलखिला रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ मिल गया है और वह हाथ में फ्रूट नाइफ लेकर पहले ही भीड़ में घुस गई थी। जाओ मत, रोहित चिल्लाया। लेकिन उसने करिश्मा की गति को नहीं रोका। वह बहुत निर्णायक थी, शायद ही झिझक रही थी। जब तक उसकी चिल्लाहट बाहर निकली, करिश्मा भी नज़रों से गायब हो चुकी थी। अध्याय 719 दुष्स्वप्न का सिलसिला। रोहित बेबसी से देखता रहा कि कैसे उसकी चचेरी बहन करिश्मा और प्रियंका नामक लड़की बाजार की भीड़ में गायब हो गईं। ये सब इतनी अचानक हुआ कि उसे उन्हें रोकने का समय भी नहीं मिला। उन्हें न रोक पाने का कारण यह नहीं था कि उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी, बल्कि उसका कारण उसकी सतर्कता थी। उसे डर था कि कहीं उन दोनों में से कोई एक भूत न हो, इसीलिए कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वह स्थिति पैदा हुई। ऐसा लग रहा था कि भूत को अपनी स्थिति के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था। इंसान जितना अधिक तर्कसंगत होता है, जाल में फंसना उतना ही आसान होता है। इसके विपरीत करिश्मा जैसी कोई, जो स्वभाव से बेपरवाह और रुक रुक कर भूलने की बीमारी से ग्रस्त है, उसके निशाने पर आने की संभावना कम होगी। शायद करिश्मा का अभी दौड़ पड़ने का निर्णय ही सही था। रोहित पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। उसकी बेचैनी और बढ़ गई क्योंकि आसमान में बारिश तेज हो गई थी। जो हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, वह अब मूसलाधार बारिश में बदल चुकी थी, जिससे आसपास का माहौल और भी उदास और दमनकारी हो गया था। चूंकि रोहित ने रेनकोट नहीं पहना था, वह पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसे न तो ठंड लग रही थी और न ही सर्दी बुखार होने का डर था। ऐसा लग रहा था कि काफी समय बीत चुका था। भूत प्रकट तो हो चुका था, लेकिन अभी तक मिला नहीं था। यदि वह भोर होने से पहले सपने में एक बार भी उस भूत को मारने में सफल नहीं हुआ, तो उसका खेल वाकई खत्म हो सकता था। भारी बारिश के कारण बाजार में लोगों की संख्या कम होने लगी थी, लेकिन अभी भी बहुत लोग थे, बस पहले जितनी भीड़ नहीं थी। मुझे अपनी चचेरी बहन को ढूंढना ही होगा। रोहित ने एक गहरी सांस ली। नम हवा उसके फेफड़ों में भर गई, जिससे उसे थोड़ी ताजगी मिली। यह कोई सपना नहीं था, बल्कि किसी भी अन्य दुनिया की तरह ही वास्तविक, यहाँ तक कि स्पर्श करने पर भी। उस दिशा का पता लगाने के बाद जहाँ उसकी चचेरी बहन कुछ ही पल पहले गायब हुई थी, रोहित जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। वह करिश्मा के ठिकाने की तलाश करते हुए राहगीरों से बचता रहा, और अगर रास्ते में प्रियंका मिल जाती तो यह और भी बेहतर होता। वह बाजार के और अंदर चला गया, जहां बहुत सारी दुकानें थीं। रोहित ने एक पर नज़र डाली और विभिन्न पुराने जमाने के चाकू देखे, जिनमें लकड़ी काटने वाले चाकू, दरांती और कैंची शामिल थे। उसने एक पल सोचा और बिना किसी झिझक के आत्मरक्षा के लिए एक चाकू उठा लिया। तुमने अभी तक भुगतान नहीं किया है, उस दुकानदार ने कहा, जिसने शंकु के आकार की टोपी पहनी थी और झुका हुआ बैठा था। उसकी आवाज़ बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस सपने के विक्रेता वास्तव में बोलेंगे। क्या उन्हें भूत द्वारा रचित भ्रम नहीं होना चाहिए था? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें सामान नहीं दे सकता, दुकानदार ने कहा, ये देखते हुए कि रोहित भुगतान करने का इच्छुक नहीं है। उसने हाथ बढ़ाया और रोहित की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। रोहित ने विरोध किया। उसे लगा कि उसे और अधिक हिंसक होना चाहिए। इस सपने में उस भूतिया आकृति को चाकू मारना चाहिए और मार डालना चाहिए। एक बार के लिए क्रूर होना चाहिए। बेशक हमला करना गौण था, वह वास्तव में जबरन बिक्री करना चाहता था। लेकिन जब उसने वह हाथ देखा जिसने उसकी कलाई पकड़ी थी, तो उसका पूरा शरीर ठंडक से सिहर उठा। वह एक बूढ़े व्यक्ति की झुर्रीदार हथेली थी, जो भयावह लिवर मोर्टिस, मृत्यु के बाद होने वाले धब्बे से ढकी हुई थी, जो आस्तीन के अंदर तक घनी फैली हुई थी। और वह आस्तीन एक पुराने जमाने के लंबे गाउन की थी। इससे पहले कि दुकानदार अपना सिर उठा पाता, रोहित पहले ही जान चुका था कि यहाँ चाकू कौन सी भूतिया इकाई बेच रही थी। डोर नॉकिंग घोस्ट, दरवाजा खटखटाने वाला भूत। उसने अभी कुछ समय पहले ही कोबे शहर में उस इकाई को कैद किया था, इसलिए वह उससे बहुत अच्छी तरह परिचित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके सपने में भी दिखाई देगा। उसकी नज़र थोड़ी बदली। रोहित को नहीं पता था कि उसे चाकू उठाकर उस बूढ़े को मारना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर ये डोर नॉकिंग घोस्ट किसी विचित्र बदलाव से गुजर गया, तो क्या वह यहाँ मर नहीं जाएगा? मैं इस बारे में चिंता नहीं कर सकता। अगर यह मेरा पीछा करने की हिम्मत करता है, तो मैं इसे चाकू मारकर मार डालूंगा। आशंकाओं को दरकिनार करते हुए रोहित ने दृढ़ता से ब्लेड उठाया और उस दुकानदार पर वार किया जिसके बारे में उसे संदेह था कि वह डोर नॉकिंग घोस्ट है। मृत्यु के धब्बों से भरा एक बूढ़े का हाथ कट गया।
कोई खून नहीं निकला, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसके हाथ में चाकू ने असाधारण रूप से काम किया, जैसे उसने स्वाभाविक रूप से यह काम पूरा कर लिया हो। और वह विक्रेता चिल्लाया नहीं या दर्द से नहीं कराह उठा, बल्कि इसके बजाय उसने अचानक अपना चेहरा रोहित को देखने के लिए ऊपर उठाया। उसकी टोपी के नीचे का पीलापन प्रेतवत और राख जैसा था। उसकी दृष्टि खोखली, सुन्न, फिर भी वही जानी पहचानी और चौंकाने वाली एक बूढ़े व्यक्ति की सूरत थी। बिना एक शब्द कहे रोहित ने चाकू उठाया और जाने के लिए मुड़ गया। आखिरकार ये सिर्फ एक सपना था और सपनों में वह किसी को भी मार सकता था। उसे कुछ कदम चले ही हुए थे कि जिस बूढ़े आदमी को उसने काटा था चुपचाप और बिना विचलित हुए शांति से अपनी टोपी उतारी और थोड़ी सुस्त गति से उसका पीछा करने लगा, जैसे रोहित का किसी कर्ज के लिए पीछा करने की कोशिश कर रहा हो, या शायद चाकू वापस लेने के लिए। क्या वह बूढ़ा आदमी बदला लेगा, यह अज्ञात था। हालांकि रोहित ने परवाह नहीं की। वह एक प्राचीन तानाशाह की तरह बाजार के बीच से निकल गया, किसी को चोट पहुंचाने के लिए जवाबदेह नहीं, बिना किसी दूसरे विचार के आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह मांस की एक दुकान के पास से गुजरा, उसे हल्का सा लगा कि उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी है, जैसे कि केशव वहां मांस खरीद रहा हो। बॉस, मुझे 10 पाउंड दुबला मांस चाहिए, कीमा बनाने के लिए कटा हुआ, बिना चर्बी के। रोहित कदम रोककर रुक गया, सहज रूप से उधर देखा, लेकिन तब मांस की दुकान पर कोई नहीं था। धत, क्या वह वास्तव में केशव के बारे में सपने देख सकता है? यह क्या बकवास है? क्या वह लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा था? वह मेरे गृह नगर में मांस क्यों खरीदेगा? रोहित को लगा कि उसका अवचेतन मन भूतों द्वारा पूरी तरह से डिकोड कर लिया गया है, इतना कि भूतों को सपने में उसकी सभी यादें पता हैं। अन्यथा इतने सारे विचित्र चीजें क्यों दिखाई देती, जिनमें से प्रत्येक उससे संबंधित है, जिसके बारे में किसी और को नहीं पता? अन्यथा करिश्मा को इतना अजीब और उलझन क्यों महसूस होगी? लेकिन जैसे ही वह मांस की दुकान से दूर हुआ, उसने फिर केशव की आवाज़ सुनी, 10 पाउंड और जोड़ दो, पूरी तरह चर्बी वाला, बिना दुबले हिस्सों के, कीमा बनाने के लिए इसे भी काट दो। इस तरह मांस खरीद कर उसे मार पड़ेगी। रोहित बुदबुदाया, वापस देखने की इच्छा को दबाते हुए। यह उसके अपने अवचेतन की शरारत रही होगी, अतीत में केशव से बहुत ज्यादा प्रभावित होने के कारण, इतना कि उसका स्वरूप दुष्स्वप्नों में भी दिखाई देता था। 10 पाउंड टेंडरलोइन कार्टिलेज और जोड़ दो, इसे भी कीमा बनाने के लिए बारीक काट देना, बिना दुबले हिस्सों के। जब तक वह बाजार क्षेत्र से बाहर निकला, वह आवाज अभी भी उसे धीमी सुनाई दे रही थी। निश्चित रूप से मार पड़ेगी। रोहित सुनिश्चित था, उसके सपने में केशव को कसाई द्वारा बुरी तरह पीटा जाएगा, चाहे वह मरते दम तक पीटा जाएगा या नहीं, यह उसकी किस्मत पर निर्भर करता था। लेकिन बाजार में वह जितना गहराई में गया, वह उतना ही डरता गया, क्योंकि उसने कई दुष्स्वप्न जैसी उपस्थिति देखी। यह बाजार सभी पिछले दुष्स्वप्नों को इकट्ठा करता हुआ प्रतीत होता था, ऐसी विचित्र वस्तुएं पेश करता था जिन्हें करीब से देखने की जरूरत थी। एक दुकान पर उसने प्रदर्शन के लिए एक मृत व्यक्ति का सिर देखा। एक महिला की गोद में उसने एक हरा काला मरा हुआ बच्चा देखा। एक दुकान के अंदर एक भारी ताबूत था, जिसके सामने एक स्पिरिट टैबलेट रखी थी, जिसमें केवल मृतक का चित्र गायब था। अंत में जब उसका सामना एक व्यक्ति से हुआ, तो वह अपने कदमों को रोकने में मदद नहीं कर सका, यहाँ तक कि उसे वापस मुड़ने और जाने की इच्छा हुई। वह लाल रंग के कपड़े पहने एक महिला थी, जिसके सिर पर घूंघट था। वह सड़क के किनारे चुपचाप और सीधी खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह शायद उसकी दिशा में देख रही थी। लेकिन इससे पहले कि रोहित दूसरा रास्ता लेने के लिए मुड़ पाता, उसने पाया कि जो बूढ़ा आदमी चाकू खरीदकर उसके पीछे था, वह उसका पीछा कर रहा था। मरे हुए बच्चे को ले जाने वाली महिला करीब आ रही थी, और दुकान से मालिक द्वारा ताबूत बाहर निकाला जा रहा था। क्या मजाक है, मेरे साथ खेल रहे हैं, है ना? रोहित का दिल ठंडा पड़ गया। रास्ता भूतों द्वारा अवरुद्ध था। हर तरफ से भूत करीब आ गए। अध्याय 720, वह जो प्रकट होता है। इस क्षण रोहित ने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह करिश्मा और प्रियंका के निशानों की तलाश में बाजार में दाखिल होगा, तो वह खुद ही सबसे अधिक खतरे में पड़ जाएगा। अजीब चीजें हर तरफ से करीब आ रही थीं। ये सभी भयावह अलौकिक घटनाएं थीं जिनका उसने पहले अनुभव किया था, जैसे कि उसके दिल का डर सपने में प्रकट हो गया हो, जिससे बचने की कोई जगह न बची हो। बूढ़ा व्यक्ति जो बिल्कुल डोर नॉकिंग घोस्ट जैसा दिखता था, वह महिला जो शिशु हंग्री घोस्ट को पकड़े हुए थी, पास की दुकान से बाहर लाया गया भारी ताबूत। वह सुनिश्चित नहीं हो सकता था कि क्या इससे कोई घोस्ट एनवॉय निकलेगा। ये सब कुछ नहीं थे। सबसे घातक उसके सामने रास्ता रोके खड़ी एक आकृति थी, जो लाल कपड़ों में सजी थी, लाल घूंघट ओढ़े थी, एक दुल्हन जैसी दिख रही थी। घोस्ट ब्राइड, प्रेत दुल्हन। दुष्स्वप्नों के भीतर का
दुष्स्वप्न। रोहित ने पहले इस इकाई से संक्षेप में संपर्क किया था। उस समय घोस्ट डोमेन की 3 परतें भी घोस्ट ब्राइड को मारने से नहीं रोक पाई थी, और प्रेत पेंटिंग जो संभवतः घोस्ट ब्राइड से संबंधित थी ने उसकी भूतिया आंख को इतना दबा दिया था कि उसे खोला भी नहीं जा सका था। इस इकाई का सामना करते हुए डरना असंभव था। सपने के भीतर केवल एक ही असली भूत है, बाकी सब झूठे हैं और उन्हें मारा जा सकता है। रोहित ने अपने दांत पीसे, सावधानी से आगे नहीं बढ़ा। उसने उस चाकू को मजबूती से पकड़ रखा था जिसे उसने अभी एक स्टाल से उठाया था। इस बिंदु पर उसके पास बेताबी से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही अब उसके पास केवल एक हाथ था और उसने अपने अंदर के भूत की ताकत खो दी थी, लेकिन उसकी मानसिकता और अनुशासन बरकरार था। मौत का इंतजार करना तो सवाल ही नहीं था। मेरे पास आ रहे ये अजीब लोग सभी नकली, भ्रमपूर्ण होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी नकली हों, कुछ असली हो सकते हैं। असली भूत इन संस्थाओं के बीच छिपा है और निश्चित रूप से मेरे ध्यान भटकने का फायदा उठाकर मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा और मुझे यहाँ मार डालेगा। हालांकि रोहित शुरुआत में थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अब वह बेहद शांत हो चुका था, क्योंकि उसके लिए यह एक अवसर भी था। यहीं पर बाजी पलटने और भूत को मारने का अवसर। जब तक सपने में असली भूत नहीं मारा जाता, तब तक दुष्स्वप्न खत्म नहीं होगा। ये वह नियम था जिसे करिश्मा और प्रियंका ने पहले ही समझ लिया था। लेकिन अब रोहित की एकमात्र चिंता ये थी कि क्या सपने में भूत वास्तव में इतना आसान था। ये जानते हुए कि सपना पहले ही अपने मध्य से अंतिम चरणों में पहुंच चुका है, सपने के तर्क के अनुसार भूत जितनी देर से दिखाई देता है वह उतना ही भयावह होता जाता है, और अंत में आप उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। डोर नॉकिंग घोस्ट, घोस्ट इन्फेंट या घोस्ट कॉफिन, या शायद घोस्ट ब्राइड। रोहित ने तेजी से इधर उधर देखा। उसके हाथ में चाकू और कस गया। यह एक यादृच्छिक विकल्प लग रहा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा है, क्योंकि यहाँ के भूत उसकी याददाश्त से बहुत परिचित थे। यदि कोई भूत उस पर हमला करने के लिए करीब आता, तो वह ऐसा लक्ष्य चुनता जिसे वह नोटिस करने की सबसे कम संभावना रखता। डोर नॉकिंग घोस्ट, निश्चित रूप से नहीं, उसने पहले ही उस व्यक्ति को चाकू से मारा था। यदि वह भूत होता तो वह उसका पीछा नहीं करता। घोस्ट इन्फेंट, या वह महिला जो घोस्ट इन्फेंट को पकड़े हुए थी। रोहित की नज़रें कांप गईं। यह एक उच्च संभावना थी। इसके अलावा इसके घोस्ट ब्राइड होने की संभावना भी कम नहीं थी। इन कई भयावह संस्थाओं के बीच जिसके करीब जाने की वह सबसे ज्यादा हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वह घोस्ट ब्राइड थी। और वह लंबा पुरुष शव भी जो पहले बाजार में दिखाई दिया था, वास्तविक जीवन में भी एक भयावह अस्तित्व जो किसी भी भूत नियंत्रक को मारने की अजीब क्षमता से संपन्न था। लेकिन चिंतन के समय के भीतर आसपास के अजीब लोग रोहित से 10 मीटर के दायरे में आ चुके थे। क्षमा करें, मुझे निकलने दें, एक आवाज गूंजी। ये ताबूत की दुकान का मालिक था, जिसके पीछे दुकान के अंदर से 5 या 6 लोगों द्वारा ढोया जा रहा ताबूत था। ऐसा लग रहा था कि वे कहीं जाते समय उसके पास से गुजरना चाहते थे। खतरनाक लोग और चीजें करीब आ रही थीं। हलचल भरा, सामान्य दिखने वाला बाजार वास्तव में खतरा और भयावहता को समेटे हुए था। रोहित ने अपने दांत भींचे और अधिक सोचने की इच्छा नहीं रखी। उसे लगा कि यहाँ का भूत उसके काम करने के तरीके से वाकिफ है। पहले सोचो फिर कार्य करो, जिससे वह कुछ महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। इसलिए उसने बदलने का फैसला किया, आवेगी और लापरवाह बनने का। सपने में चाहे वे लोग हों या भूत, उन सभी को मारा जा सकता था। ये ध्यान में रखते हुए आगे और क्या सोचना। अचानक वह एक ठग की तरह बाहर की ओर लपका। उसका पहला लक्ष्य घोस्ट ब्राइड थी। डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका इसे खत्म करना था। इस लाल कपड़ों वाली प्रेत इकाई को पहले कसाई की तरह काटना और इसे अपने दुष्स्वप्नों से हमेशा के लिए मिटा देना था। रोहित के बचे हुए हाथ ने तेज चाकू को मजबूती से पकड़ रखा था। उसे अपना खून उबलता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे वह पहली बार मार रहा हो, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह। तार्किक रूप से ये भावना अब प्रकट नहीं होनी चाहिए थी। आखिरकार भूत से प्रभावित होकर अगर वह वास्तव में किसी को मारता, तो वह पलक भी नहीं झपकाता, बस किसी चींटी को कुचलने जैसा होता। ये सही है, भूत के प्रभाव के बिना यह मेरा असली स्वरूप है। इसलिए मैं घबराहट, डर, उत्तेजना महसूस कर सकता हूँ। मेरी सहज प्रवृत्तियाँ अवचेतन इससे पहले सब दुष्ट भूतों द्वारा प्रभावित और दमित थे। अब जब मैं उनके प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ और सपने में प्रवेश कर गया हूँ, तो मेरे भीतर के ये अव्यक्त तत्व उभर आए हैं। रोहित की आंखें थोड़ी लाल हो गईं क्योंकि वह अचानक मारने के लिए झपटा। वह घोस्ट ब्राइड की तरह सजी हुई व्यक्ति की ओर लपका और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे तेज चाकू से वार किया। सटीक नहीं, फिर भी क्रूर और निर्दयी।
अपने सभी अनुभवों के बाद उसका विकास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह अपनी चचेरी बहन की बराबरी नहीं कर सकता था, जो बिना पलक झपकाए मार देती थी, लेकिन कम से कम वह सख्त था। तेज चाकू आसानी से घोस्ट ब्राइड के शरीर के पार चला गया, कपड़ों को भेदते हुए और अंदर गहराई में उतर गया। मांस के फटने की अनुभूति स्पष्ट रूप से प्रसारित हुई, जिससे व्यक्ति को अलगाव महसूस हुआ, फिर भी इसने व्यक्ति की कुछ नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकलने दिया। क्या किसी भूत को चाकू मारने का एहसास ऐसा होता है? उस क्षण रोहित को घोस्ट ब्राइड से डर नहीं लगा, उसे जीवन और मृत्यु के प्रति एक तरह की उदासीनता महसूस हुई। ये स्थिति, अधिक बोलचाल की भाषा में कहें तो, एक रक्त उन्माद थी। धप, जैसा उसने सोचा था उसके विपरीत कोई असामान्यता नहीं हुई। चाकू लगने के बाद घोस्ट ब्राइड डगमगाई और अंततः जमीन पर गिर गई, खून बहने लगा जिससे आसपास का इलाका लाल हो गया। उसने रोहित पर हमला नहीं किया और न ही उसने विरोध किया। एक खोखले खोल की तरह घोस्ट ब्राइड की छवि लिए हुए, लेकिन एक दुष्ट आत्मा की भयावह क्षमताओं के बिना, इसलिए सपने में वह घायल हो गई और मर गई। हालांकि घोस्ट ब्राइड के गिरने से दूसरों को करीब आने से नहीं रोका गया। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत से उस परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा कि रोहित पर लगातार हमला किया जाएगा। भूत नहीं है तो मारते रहो। रोहित और अधिक साहसी हो गया और उसने अपना तर्क नहीं खोया। बिना किसी शब्द के उसने तेज चाकू पकड़ा और उस महिला पर निशाना साधा जो घोस्ट इन्फेंट को पकड़े हुए थी। घोस्ट इन्फेंट एक भूत था और महिला इंसान नहीं थी। उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए अपराध या शर्म की कोई भावना नहीं थी। इसलिए रोहित फिर से चार्ज हुआ, इस पल का लाभ उठाकर जितना हो सके उतने लोगों को खत्म कर दिया। आसपास जितने कम लोग होंगे, भूतों के रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जैसे ही रोहित आगे बढ़ा, महिला भागी नहीं, लेकिन उसकी गोद में मौजूद घोस्ट इन्फेंट ने एक चीख निकाली, जैसे कि वह एक असली दुष्ट आत्मा हो जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। लेकिन ये चीजें रोहित की गतिविधियों को नहीं रोक सकी। उसने जल्दी ही महिला और काले हरे मरे हुए बच्चे दोनों को खत्म कर दिया। उसकी सांसें भारी थीं, उसकी हत्या की मंशा बढ़ रही थी। रोहित ने उन डर और सावधानी को छोड़ दिया जो वह आमतौर पर दुष्ट आत्माओं के लिए आरक्षित रखता था। उसे एक स्पष्ट उत्तेजना महसूस हो रही थी, उस समय वह कांप रहा था। ये डर नहीं, बल्कि उत्तेजना थी। इस क्षण उसने उस डोर नॉकिंग घोस्ट बुजुर्ग पर अपनी नजरें जमाईं जिसने उसे चाकू बेचा था। यह उसका तीसरा लक्ष्य था। हाथ में चाकू, रोहित फिर से चार्ज हुआ, इस दुष्वप्न में बूढ़े को निपटाने के लिए तैयार था। लेकिन इस पल यह इतना सुचारू रूप से नहीं चला। जैसे ही रोहित आगे बढ़ा, उसे अचानक अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। अजीब बात यह थी कि उसके बगल में एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिया जो घोस्ट कॉफिन ले जा रहा था। उसने एक लंबा कॉफिन कील पकड़ा हुआ था जो रोहित के शरीर के पार उसके पेट में घुस गया। खून तेजी से बहने लगा और उस क्षण उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त होती लग रही थी। रोहित ने मुड़कर देखा। उसने एक सख्त और अपरिचित चेहरा देखा जो पिछली घोस्ट रोप वाले चेहरे के समान था, लेकिन इसमें कुछ अलग था। पिछले चेहरे सुन्न, मृत थे, लेकिन इस चेहरे पर कुछ अनचाहे मानवीय भाव थे जो एक अजीब मुस्कान दिखा रहे थे। ये चेहरा कितना अजीब था। क्या यह आदमी सपने में भूत है? रोहित तुरंत जाग गया और घायल होने के बावजूद अपने दांत पीसे और गुर्राया, एक हताश लड़ाई के लिए अपनी सारी ताकत जुटाई। अगर वह केवल इस साथी को निपटा सकता, दुष्वप्न से जाग सकता, तो कोई भी गंभीर घाव अब समस्या नहीं होता। लेकिन अजीब अभिव्यक्ति वाले व्यक्ति ने खतरे को महसूस किया और जल्दी से पीछे हट गया, रोहित से बचते हुए, और उनके बीच की खाई को चौड़ा कर दिया, जैसे कि यह भूत अतीत के किसी क्षण में इस तरह से मारा गया हो। इसलिए उसने सीखा, उसने विकास किया। वह अब वैसी ही गलती नहीं दोहराएगा। वह विश्वास से परे चतुर था। उसकी हताश लड़ाई बेकार गई। रोहित लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। उसके घाव बिगड़ते गए, उसका खून बहता रहा। उस पल चाकू बेचने वाला बूढ़ा पास आया, लेकिन उसने रोहित पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने रोहित के हाथ से चाकू ले लिया और बिना कुछ कहे चला गया। रोहित उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसमें ताकत की कमी थी। उसकी चोट बहुत गंभीर थी। कॉफिन कील अभी भी उसके शरीर में धंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सपने का भूत अब पास खड़ा था। सख्त, निर्जीव चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। भूत करीब नहीं आया, लेकिन रोहित के आखिरी सांस लेने का इंतजार किया। यह अत्यधिक सतर्क और सावधान था। ऐसा लग रहा था कि उसने रोहित के सभी लक्षणों का पता लगा लिया था। इसलिए उसने एक कॉफिन करियर का स्वांग रचा, एक घोस्ट कॉफिन धोते हुए, जबकि रोहित के दिमाग में उसे लगा कि घोस्ट ब्राइड खतरनाक है, हंग्री घोस्ट खतरनाक है, डोर नॉकिंग घोस्ट खतरनाक है।
हकीकत में कोई भी नहीं था। असली खतरा एक अस्पष्ट कोने में छिपा था। यह आदमी बुरी तरह घायल होने और जमीन पर लेटे होने के बावजूद रोहित मरा नहीं था। उसकी चेतना बहुत स्पष्ट थी। पास में भूत को देखते हुए उसे गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन लाचारी का एहसास भी हुआ। तो ये दुष्स्वप्न की प्रकृति थी। इंसान और भूत दोनों बेहद नाजुक थे। एक बार उन्हें कार्य करने की सभी क्षमताओं से वंचित कर देता था। अध्याय 721 जागृति। जमीन पर पड़ा रोहित इस समय अपने जीवन को फिसलते हुए महसूस कर रहा था। ये सपना इतना वास्तविक था कि इसे वास्तविकता से अलग करना लगभग असंभव था। आप दर्द, थकान और उत्साह महसूस कर सकते थे। बेशक आप मृत्यु को भी महसूस कर सकते थे। मुझसे गलती हो गई। अभी रोहित अपने सामने खड़े उस अजीब और रहस्यमय व्यक्ति को गौर से घूर रहा था। उसे मारना चाहता था लेकिन ऐसा करने में असमर्थ था। ये व्यक्ति सपने में भूत था, लेकिन अब उसे इस समस्या का एहसास बहुत देर से हुआ। वह सोच की एक आदत में पड़ गया था, यह मानते हुए कि भूत पहले वाली उन चीज़ों के बीच छिपा हुआ था। उसे क्या पता था कि वे चीज़ें उसका ध्यान भटकाने और उसके निर्णय को धुंधला करने के लिए थीं। इसके बजाय घोस्ट कॉफिन ले जाने वाला वह मामूली कार्यकर्ता ही भेष में भूत था। भूत कभी भी रोहित के 5 मीटर के दायरे में नहीं आया। वह बस चुपचाप देखता रहा, उस पल का इंतजार कर रहा था जब मौत आखिरकार रोहित को अपनी आगोश में ले लेगी, और उसने कुछ नहीं किया। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही जमीन पर पड़ा रोहित इस सपने में मर जाएगा। जहां तक उसके वास्तविक शरीर को किसी तरह की हानि होने की बात है, हालांकि यह अनिश्चित था, फिर भी कोई इस पर दांव लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि यह कोई सामान्य दुष्स्वप्न नहीं बल्कि एक अलौकिक घटना थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। मैंने हिलने डुलने की क्षमता पूरी तरह खो दी है और मेरे घाव बिगड़ते जा रहे हैं। अब एकमात्र तरीका यह है कि कोई और प्रकट हो, इस सपने के भूत को ढूंढे और उसे तेजी से मार दे, जिससे ये दुष्स्वप्न खत्म हो जाए। अन्यथा मेरे पास कोई मौका नहीं है। रोहित घबराया हुआ नहीं था, यहाँ तक कि मौत के करीब होने पर भी शांत था। वह अपनी वर्तमान स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से समझता था। किसी और के कार्यों पर उम्मीद रखना बहुत मूर्खतापूर्ण है, लेकिन अब मैं यही कर सकता हूँ। अन्यथा यह एक जुआ है। ये जुआ कि क्या घोस्ट मैनिपुलेटर सपने में मरने के बाद भी जीवित रह सकता है। बेहतर विकल्प नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी चेतना धुंधली होने लगी, उसकी पलकें भारी हो गईं और बंद होना चाहती थीं। वह समझ गया कि उसकी हार अन्यायपूर्ण नहीं थी। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह घोस्ट मैनिपुलेटर की पहचान खोने के बाद एक सामान्य व्यक्ति बनने के अनुकूल नहीं हो पाया था, जिसके कारण दुर्घटनाओं की यह श्रृंखला हुई। हालांकि ठीक उसी समय जब रोहित इस दुष्स्वप्न में मरने ही वाला था, भ्रम के बीच कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज़ बहुत धीमी थी, दूर से आ रही थी और पास हो रही थी। धीरे धीरे रोहित के पास तक पहुंच गई। क्या ये भूत है? उसने ऐसा सोचा, लेकिन उसका शरीर अब हिल नहीं सकता था। वह केवल एक हल्की चेतना बनाए रख सकता था और अपनी आंखें तक नहीं खोल सकता था। उसे और अधिक सोचने दिए बिना जो व्यक्ति उसके पास आया, उसने अचानक उसकी बाहों में से एक को पकड़ा और उसके शरीर को सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया, उस जगह को छोड़ते हुए, बाजार को छोड़ते हुए। बारिश और तेज हो गई। अब मूसलाधार बारिश हो रही थी। धुंधली रोशनी में काली बारिश सब कुछ भिगो रही थी। हवा कंपकंपा देने वाली ठंडी हो गई थी और एक स्पष्ट ठंडक का एहसास उस पर छा गया। ठंड। इतना समय हो गया था जब उसने ऐसा महसूस किया था, लेकिन रोहित मरते समय इसे महसूस कर रहा था। यह एक दर्दनाक लेकिन लंबे समय से खोया हुआ एहसास था। अगर यह कोई और समय होता तो वह शायद बहुत खुश होता, लेकिन अब रोहित ने जो थोड़ी ताकत बची थी उसे जुटाया और उस रहस्यमय व्यक्ति को उसे आगे खींचने दिया। ये व्यक्ति बहुत मजबूत था। एक पूर्ण विकसित पुरुष का शरीर कार्गो के एक हल्के टुकड़े की तरह था, जिसे आसानी से आगे खींचा जा रहा था। ये भूत नहीं है, ये पहले से अलग महसूस होता है। ये करिश्मा नहीं है, नहीं यह प्रियंका है। ये कौन हो सकता है? क्या यह इस सपने के भीतर कोई और है? रोहित ने सोचा, देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। अपने प्रयासों के बावजूद उसकी पलकें बिल्कुल नहीं हिलीं, पूरी तरह से अवज्ञाकारी। रोहित को नहीं पता था कि इस व्यक्ति ने उसे कितनी देर तक घसीटा। उसने इस प्रक्रिया के दौरान अपना होश खो दिया, ये सोचते हुए कि वह हमेशा के लिए अचेतन रहेगा। फिर भी अप्रत्याशित रूप से एक समय ऐसा आया जब वह जाग गया। सुस्त, जैसे कि स्पष्टता की संक्षिप्त वापसी का अनुभव कर रहा हो, वह सतर्क हो गया। उसकी आत्मा में जान आ गई। इस क्षण रोहित आखिरकार अपनी आंखें खोल सका। उसने यह नहीं सोचा कि वह अभी भी जीवित क्यों है, बल्कि इसके बजाय उसने जल्दी से अपने आसपास का सर्वेक्षण किया।
अनजाने में मैं गांव के प्रवेश द्वार पर आ चुका था। इससे पहले मैं अपनी चचेरी बहन करिश्मा और प्रियंका के साथ गांव से बाहर निकला था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस वहीं घूमकर आ जाऊंगा। फिर भी उसने यह नहीं देखा था कि उसे घसीटने वाला व्यक्ति कैसा दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के प्रवेश द्वार पर कोई लेटा हुआ था। घाव से अभी भी खून बह रहा था। लंबा कॉफिन कील जो उसके शरीर में घुस गया था वह अभी भी उसके पेट में धंसा हुआ था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन रोहित नहीं समझ पाया कि वह क्यों नहीं मरा। सामान्य तौर पर उसे इस सपने में पहले ही मर जाना चाहिए था। या क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर का भूत अभी भी काम कर रहा था, कि यह चोट एक औसत व्यक्ति को मार सकती थी लेकिन उसे नहीं। या शायद जिस व्यक्ति ने उसे घसीटा था उसने कुछ किया था। चूंकि यह एक सपना था, कुछ भी हो सकता था। यदि कोई सपने के भीतर कुछ तरकीबों में महारत हासिल कर लेता तो किसी को मरने से बचाना असंभव नहीं था। अचानक रोहित ने अपने चेहरे पर एक अजीब एहसास महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गाल को छू रहा हो। अगले ही क्षण आधी रात के समय मेशान गांव के एक पुराने घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटे रोहित ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, जिनमें भयावहता की झलक थी, जैसे अंधेरे में रोशनी उत्सर्जित कर रही हों। लेकिन जल्द ही यह असामान्यता गायब हो गई। नहीं, ये शांत हो गई। उस क्षण रोहित ने घोस्ट आई रेजरेक्शन की बेचैनी महसूस की, लेकिन उसके स्पष्ट होने के बाद वह एहसास गायब हो गया। अचानक बिस्तर से उठते हुए रोहित का शरीर ठंडे पसीने से तरबतर था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह हौंफ रहा था, लंबे समय तक खुद को शांत करने में असमर्थ था। दुष्स्वप्न से वास्तविकता में लौटना एक अवास्तविक एहसास लेकर आया, जैसे कि वह वास्तविकता थी और ये उसकी वर्तमान स्थिति सपना था। सपने में अनुभव की गई भावनाएं इस क्षण फूट पड़ीं, जिससे रोहित कुछ समय के लिए अभिभूत हो गया। क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा सपना आया? आधी नींद में आलिया शोर से जाग गई। उसने रोहित की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी और कहा, तुम अक्सर ऐसे होते हो, ये पहली बार नहीं है। लेट जाओ और आराम करो, मैं आधी रात को बहुत थक गई हूँ। ऐसा लगता है कि हमें कल दावत में जाना है। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार मेजबानी कर रहा है। हालांकि रोहित ने आलिया के शब्द नहीं सुने। उसने अपने पेट को छुआ, लेकिन कोई दर्द या घाव महसूस नहीं हुआ। वह वास्तव में सपने से बाहर निकल चुका था। उसने अपने चेहरे को छुआ और आलिया के पतले हाथ को महसूस किया। अब समझ गया कि पहले वाला एहसास सिर्फ वही था। क्या तुमने अभी सपना देखा? अपनी सांस लेने के बाद रोहित धीरे धीरे शांत हो गया, या शायद उसके भूतिया स्वभाव का प्रभाव फिर से उभर आया, जिससे वह जल्दी से अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। पिच डार्क कमरे में आलिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। नहीं, मैंने सपना नहीं देखा। मैंने देखा कि तुम्हें बुरा सपना आ रहा था, पसीना आ रहा था। मैं पूरी रात चिंतित थी। अभी मैं तुम्हारा पसीना पोंछ रही थी। डर था कि तुम्हें ठंड न लग जाए। मैं तुम्हें पकड़े रही जैसे हम सोए थे। देखो, मैं जो तौलिए लाई थी वे सब भीग गए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सारा पसीना कहाँ से आ रहा है। क्या तुम्हें प्यास लगी है? मेरे पास यहाँ पानी है। इसके साथ उसने नाइटस्टैंड से पानी की एक बोतल ली और उसे दे दी। रोहित ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाए और उसे पी गया। हालांकि उसे प्यास नहीं लगी थी और उसका शरीर निर्जलित नहीं लग रहा था, फिर भी वह वास्तव में ठंडे पसीने से ढका हुआ था। खट पानी की बोतल खत्म करने के बाद रोहित ने इसे एक तरफ फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, यह गांव सामान्य नहीं है। नहीं, ये केवल गांव नहीं है, पूरा क्षेत्र असामान्य है। कुछ अनदेखी अलौकिक घटना हो रही होगी। केवल इसकी अत्यधिक गुप्त प्रकृति ने इसे बहुत बड़ा हंगामा पैदा करने से रोक रखा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें चले जाना चाहिए? चलो तुम्हारी माँ को हमारे साथ ले चलते हैं और जयपुर वापस चलते हैं, आलिया ने सुझाव दिया, भयभीत होकर रोहित की गोद में सिमटते हुए। उसके लिए अलौकिक घटनाएं सबसे डरावनी थीं। छोड़कर जाना बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे निशाना बनाया गया है। तुम एक निशाना नहीं बनी हो और मेरी माँ यहाँ इतनी देर से रहती है बिना बने। अगर इस गांव में रहने वाला हर कोई मर जाता तो गांव बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। इसलिए ज्यादा घबराओ मत, चलो कुछ और दिन इंतजार करते हैं, रोहित ने कहा। वह तुरंत नहीं भागेगा। उसे कारण और जड़ का पता लगाना होगा और समस्या का समाधान करना होगा। और बुरे सपने देखने का मामला हैरान करने वाला था। वह उस सपने में फंसना नहीं चाहता था जिसमें लगातार दुर्भावनापूर्ण भूतों से लड़ना पड़ता था। जैसे ही दिन निकलेगा मैं उन 3 जगहों की जांच करूंगा जो मेरे पिता ने पीछे छोड़ी थी, ताकि देख सकूं कि क्या मुझे कुछ सुराग मिल सकते हैं।
इसके अलावा इस अवधि में मुझे फिर से नहीं सोना चाहिए या सोने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। रोहित की नज़र थोड़ी बदल गई। यदि यह वास्तव में एक नाइटमेयर दुर्स्वप्न घटना थी, तो प्रदान की गई जानकारी के अनुसार न सोने से कोई इससे बच सकता था। वह पहले एक बार असावधान हो गया था, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आखिरकार अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के साथ वह 10 दिनों तक बिना सोए रह सकता था और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करता था। अध्याय 722 पहली वस्तु। दुर्स्वप्न का अनुभव करने के बाद रोहित ने सोने का साहस नहीं किया और उसने हेडलेस घोस्ट शैडो, बिना सिर वाले भूत की परछाई को वापस अपने शरीर में खींच लिया। परछाई के बिना वह अब सक्रिय रूप से उस भीषण भूत के प्रभाव को झेल रहा था। इस स्थिति में रोहित अत्यंत तर्कसंगत था, उसे थकान का अनुभव नहीं हो रहा था और साथ ही मानवीय भावनाएं न्यूनतम स्तर तक दब गई थीं, लगभग न के बराबर। वह एक जीवित सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं, बल्कि उदासीन हो गया था। आमतौर पर वह ऐसा नहीं होता, लेकिन रोहित को यकीन नहीं था कि आधी रात को वह अनजाने में फिर से उस दुर्स्वप्न में प्रवेश कर जाएगा या नहीं। रात बीत गई। तड़के सुबह गांव के खुले में घूमने वाले मुर्गों ने बांग दी। रोहित रात के अधिकांश समय बिस्तर पर चुपचाप बैठा रहा था, उसने अपनी आंखें तक नहीं बंद की थीं। और उसके बगल में आलिया सो चुकी थी, यहाँ तक कि खर्राटे भी ले रही थी, क्योंकि वह एक साधारण इंसान थी जो किसी भी अलौकिक प्रभाव से प्रभावित नहीं थी और समय आने पर स्वाभाविक रूप से उसे नींद आ गई थी। गांव में बांग की आवाज से आकर्षित होकर रोहित ने बाहर आसमान की ओर देखा, जो पहले ही उजाले से भर चुका था। वह तुरंत बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसने सोचा था कि वह नीचे जाएगा और गांव के बाहर सैर करेगा ताकि उन 3 संदिग्ध स्थानों की स्थिति देख सके जिनके बारे में उसे कल पता चला था। हालांकि जैसे ही रोहित बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक देखा कि बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला था। धुंधला सा वह लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह से नहीं, बल्कि आधा खुला था। रोहित का चेहरा सख्त हो गया। वह देखने के लिए आगे बढ़ा और कमरे में झांका। कमरा पहले जैसा ही दिख रहा था। कमरा खाली था, केवल एक लकड़ी की मेज और एक साधारण मंदिर था। मंदिर पर उसके दिवंगत पिता की तस्वीर थी, जिनके नैन नक्श रोहित से बहुत मिलते थे, लेकिन उनका स्वभाव रोहित की तरह उदास और उदासीन न होकर अधिक खुशमिजाज और खिलाड़ी जैसा था। मैंने कल वह दरवाजा बंद किया था, हालांकि मैंने उसे लॉक नहीं किया था, लेकिन रात की हवा या कृंतक, बिल्लियों और कुत्तों के लिए इसे खोल पाना संभव नहीं था। इसे निश्चित रूप से किसी ने खोला है। दुर्स्वप्न से जागने के बाद से मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूं, जिसका अर्थ है कि किसी का ऊपर आना असंभव है। तो एकमात्र संभावना यह है कि कमरे में कुछ है। रोहित की नज़रें चमक उठीं और उसके तर्कसंगत मन ने जल्दी ही विभिन्न संभावनाओं को खत्म करते हुए समस्या की पहचान कर ली। वह फिर से कमरे में चला गया। शायद वह कल पर्याप्त रूप से सतर्क नहीं था, इसलिए उसे आज इसकी पुष्टि करनी थी। इस क्षण रोहित ने कोई कोताही नहीं बरती और सीधे अपनी घोस्ट आई भूतिया आंख को सक्रिय कर दिया। घोस्ट डोमेन भूतिया क्षेत्र फैल गया और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। एक पल में आसमान लाल हो गया और गांव में सभी मुर्गों की बांग और कुत्तों का भौंकना गायब हो गया। पूरी दुनिया मानो शांत हो गई। सामान्य लोगों को एहसास नहीं हुआ कि वे घोस्ट डोमेन के भीतर थे, वे वास्तविकता से अलग नहीं थे। क्योंकि रोहित ने वास्तविकता को नहीं बदला था, इसलिए वे इसे महसूस नहीं कर पाए। लेकिन ये कमरा फिर भी कोई समस्या नहीं। रोहित का चेहरा गंभीर हो गया। घोस्ट डोमेन के भीतर उसने कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि अपने पिता की तस्वीर की जांच करने का वर्जित साहस भी किया था, फिर भी उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अगर कमरे में कुछ गलत नहीं है तो केवल एक ही संभावना है। मेरे सपने देखने के दौरान इस पुराने घर में कुछ हुआ था, लेकिन मैं उस समय सचेत नहीं था और मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित ने अपना समय बर्बाद नहीं किया। हालांकि घोस्ट डोमेन फैलाने के बाद भी सुधार के कोई संकेत नहीं थे, उसने कोशिश की कि यदि संभव हो तो भूतिया शक्ति का उपयोग न करे। यह कोई सुपरपावर नहीं थी, बल्कि यह जीवन की कीमत पर आती थी। अपनी घोस्ट आई बंद करने से पहले वह कमरे से गायब हो गया। अगले ही क्षण रोहित गांव के दक्षिणी हिस्से में पहुंच गया। गांव के दक्षिण में एक मछली का तालाब था, जो कभी पास की नदी से जुड़ा था और जिसे बाद में रोहित के पिता ने कृत्रिम रूप से इस तालाब में बदल दिया था। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था और बह रहा था। अतीत में इसका उपयोग पास के खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था और यह एक प्राकृतिक जलाशय के रूप में कार्य करता था। हालांकि अब यह बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन पुराने समय में अनगिनत लोग इस तालाब को हासिल करने के लिए लालायित रहते थे। रोहित ने कल अपनी माँ से इसके बारे में पूछा था।
पिता द्वारा तालाब बनाने के बाद उन्होंने कुछ समय तक मछलियां पाली, लेकिन कोई बड़ा मुनाफा नहीं हुआ और थोड़े ही समय में इसे छोड़ दिया गया और रिश्तेदारों व ग्रामीणों के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया। पहली बार सुनने में ये किसी ऐसे बिगड़ल बेटे जैसा लगा जो उचित व्यवसाय नहीं करता था। रोहित इस समय तालाब के किनारे खड़ा था। बहुत समय बीत चुका था और आसपास का दृश्य काफी बदल गया था। जब वह बच्चा था तो हर जगह जंगली घास थी और पहाड़ और पानी हरे भरे थे, लेकिन अब तालाब थोड़ा छोटा हो गया था और पानी पहले जैसा साफ नहीं था, बल्कि कुछ मैला सा दिख रहा था। उसने पिता द्वारा छोड़े गए तालाब का सर्वेक्षण किया। ये कुछ भी विशेष नहीं था, किसी भी अन्य ग्रामीण तालाब से अलग नहीं, जिसमें कोई अजीब आकार की चीज दिखाई नहीं दे रही थी। मछलियां बहुत कम हैं, तालाब बहुत शांत है। रोहित ने वहां खड़े होकर यह निष्कर्ष निकाला। सुबह सुबह मछलियों वाले तालाब में हमेशा बुलबुले उठते हैं, यहाँ तक कि मछलियां पानी से बाहर भी कूदती हैं, लेकिन उसके सामने का तालाब डरावनी हद तक शांत था, बिना किसी हलचल के, जैसे कि ठहरा हुआ पानी हो। हालांकि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तालाब जिसे मछलियों के बच्चों से नहीं भरा गया हो, वह भी एक दशक के बाद फलता फूलता रहता है। रोहित नीचे बैठा, उसका हाथ तालाब के ठंडे पानी में गया। एक कंपकंपा देने वाली ठंड उसकी त्वचा के माध्यम से रिस गई। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। तालाब के पानी का तापमान बहुत ठंडा है, मछलियां इतने ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकती। भले ही वे जीवित रह सकें, उनका प्रजनन दर तेज नहीं होगा, इसलिए ये तापमान ही कारण है कि इस जगह का उपयोग मछली पालन के लिए नहीं किया जा सकता। इसे यहाँ केवल छोड़ दिया जा सकता है, जिससे यह एक जल जलाशय बन गया है। अजीब है ना? रोहित ने एक पल के लिए सोचा और फिर तालाब के भीतर झांकने के लिए तुरंत अपनी एक भयावह लाल आंख खोली। घोस्ट डोमेन की कोई आवश्यकता नहीं थी। घोस्ट आई की दृष्टि अपने आप में अद्वितीय थी। अंधेरा इसे ढंक नहीं सकता, ये लोगों और वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए दीवारों के आर पार भी देख सकता है। यदि इस क्षमता का विस्तार किया जाए तो यह घोस्ट डोमेन बन जाता है। रोहित ने तालाब के पानी को नजरअंदाज किया और अंदर छिपी किसी भी अजीब चीज को खोजने लगा। नीचे जाने पर पानी और अधिक मैला होता गया, एक ऐसी मैलापन जो असामान्य लग रही थी क्योंकि इसमें अजीबोगरीब होने का संकेत था। हालांकि यह गहरा था और बहुत स्पष्ट नहीं था। रोहित की घोस्ट आई इसे देख सकती थी क्योंकि मैलापन उसकी दृष्टि में बाधा डाल रहा था। तालाब के नीचे कुछ है। रोहित ने सबसे गहरे हिस्से में मिट्टी के ढेर की ओर देखा। यह निश्चित था कि वह क्या था, केवल ये जानता था कि वह एक काला द्रव्यमान था। निश्चित रूप से वहां कुछ है। मेरे पिता क्या सोच रहे थे, कुछ दफनाने के लिए सिर्फ एक तालाब खोदना? यदि उन्हें इसे इतना गहरा दफन करना था तो उन्होंने बस एक गड्ढा क्यों नहीं खोदा? इतनी मेहनत क्यों की? या क्या उन्होंने सोचा कि इसे मछली के तालाब में डालना सुरक्षित होगा? ये समझ से बाहर था। फिर भी सहज रूप से उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उस मिट्टी में लपेटा गया था वह अलौकिक से संबंधित था। जहां तक इसके खतरनाक होने की बात है, रोहित निश्चित नहीं हो सका। इसके अत्यधिक खतरनाक होने की संभावना कम थी। आखिरकार मछली तालाब सालों से वहां था। यदि कोई समस्या होती तो वह अब तक सामने आ जाती, आज का इंतजार नहीं करती। उसके गांव के ग्रामीण सभी अच्छी तरह से रह रहे हैं, जो खुद में बहुत कुछ कहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद जून की घोस्ट आई इसे देख नहीं पा रही थी। रोहित ने इसे बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता खोजने का फैसला किया। उसने घोस्ट डोमेन का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने दस्ताने उतारे और अपनी काली सख्त हथेली को तालाब के पानी में डाल दिया। मरे हुए लोगों की हथेलियां थोड़े मैले पानी में ऊपर तैरने लगीं, जो इतनी घनी थीं कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन जैसे ही ये मरे हुए हाथ थोड़ी देर के लिए निकले, वे धीरे धीरे फिर से सतह के नीचे डूब गए और जल्दी ही दृष्टि से गायब हो गए। तालाब के तल पर मौजूद मिट्टी को हिला दिया गया और पानी के नीचे मरे हुए हाथ मरोड़ खा रहे थे। धीरे धीरे मिट्टी का एक ढेर बाहर निकाला गया। कुछ ही समय में मिट्टी सतह पर आ गई। जैसे ही पानी ने इसे धोया, इसका मूल रूप धीरे धीरे दिखाई देने लगा। एक पुराना लकड़ी का बक्सा। ये काला पड़ चुका था, सड़ रहा था, फिर भी बरकरार था, चाहे वह लकड़ी के बक्से की विशेष सामग्री के कारण था या इसलिए कि इसमें कुछ ऐसा था जो इस परिणाम का कारण बना। क्या मेरे पिता द्वारा छोड़ा गया यही रहस्य है? रोहित की नज़रें थोड़ी गहरी हो गईं। जिस कारण उसने निकालने के लिए घोस्ट हैंड भूतिया हाथ का उपयोग किया, वह सावधानी के कारण था। आखिरकार घोस्ट हैंड में अन्य भूतों को दबाने की शक्ति है, जिससे उसे किसी भी अप्रत्याशित घटना को संभालने की अनुमति मिलती है। हालांकि जैसे ही उसने वस्तु उठाई, पूरे मछली तालाब की सतह वास्तव में आधा मीटर नीचे धंस गई, जो आश्चर्यजनक था।
क्या मुझे इसे देखने के लिए खोलना चाहिए? रोहित को कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उसने लकड़ी का बक्सा उठा लिया। ये कुछ भारी लगा, जिससे पुष्टि हुई कि अंदर कुछ है। हालांकि उसने जिस बात पर गौर नहीं किया वह ये थी कि जब उसने लकड़ी का बक्सा उठाया तो पानी की सतह पर रोहित का प्रतिबिंब अचानक अपना सिर झुकाकर उसे खोखली अजीब आंखों से घूरने लगा, जैसे पानी के नीचे छिपा हुआ कोई पिशाच हो। अध्याय 723 कुत्तों को पालने वाला जंगल। बक्सा अपने आप में कुछ खास नहीं है, बस एक साधारण लकड़ी का बक्सा है, सोने का तो नहीं बना। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय वे बहुत गरीब थे, परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती थीं, या फिर अंदर की चीज को इतना बड़ा खतरा नहीं माना गया था कि उसके लिए परेशानी उठाई जाए? रोहित अपने हाथों में पकड़े कीचड़ में सने लकड़ी के बक्से को देखता रहा और चुपचाप विचार करने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह चीज अजीब थी। फिर भी इसने अब तक कोई अलौकिक घटना नहीं घटाई थी, जो थोड़ा अकल्पनीय लग रहा था। वह इसे खोलकर देखना चाहता था, लेकिन साथ ही चिंतित भी था कि कहीं उसके कार्यों से कोई संतुलन बिगड़ न जाए, जिससे अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। आखिरकार इसके स्वरूप को देखते हुए बक्सा गहरा दबाया गया था, शायद ताकि कोई इसे ढूंढ न सके। लेकिन मैंने इसे खोद निकाला है। यदि मैं इसे नहीं खोलता तो शायद मैं बहुत असंतुष्ट महसूस करूंगा, उसने सोचा। उसने चारों ओर देखा, पास में कोई नहीं था, लेकिन सावधानी के तौर पर वह लकड़ी का बक्सा लेकर खेतों के रास्ते गांव से दूर चला गया। यदि इस चीज के साथ वास्तव में कोई समस्या थी और कोई अलौकिक घटना घटती तो ये गांव के पास नहीं होनी चाहिए थी। कम से कम उसे एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह ढूंढनी थी, ये देखते हुए कि गांव का हर व्यक्ति उसका रिश्तेदार या मित्र था। भले ही रिश्ते हमेशा अच्छे न रहे हों, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता था। रोहित आगे बढ़ा। उसने गौर नहीं किया कि तालाब का प्रतिबिंब एक सेकंड के लिए रुका और फिर अजीब नजरों से उसे घूरने लगा। रोहित के जाने के बाद तालाब के नीचे का वह प्रतिबिंब हरकत में आ गया। हर जमे हुए पानी के गड्ढे के पास से गुजरते समय वह परछाई रोहित का पीछा कर रही थी। पहली नज़र में प्रतिबिंब में कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता था कि यह रोहित का प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक अलौकिक इकाई थी। रोहित एक विशाल खेत के बीच में रुका। गांव से काफी दूर आने के बाद उसने गंभीर मुद्रा में लकड़ी का बक्सा खोला। खोलते ही सड़ी हुई गंध और कीचड़ की महक तुरंत फैल गई। जब कीचड़ साफ हुआ तो रोहित का चेहरा अचानक बदल गया। बक्से के अंदर दो डरावनी सफेद मानवीय टांगें थीं। वे 10 साल से अधिक समय से पानी में डूबी हुई थीं, फिर भी न तो सड़ी थीं और न ही क्षतिग्रस्त। वे ऐसी लग रही थीं जैसे कल ही काटी गई हों। उन टांगों से एक गहन ठंडी अनुभूति निकल रही थी। धप! रोहित ने तुरंत बक्सा ढांक दिया। उसे एक अस्पष्ट सी बेचैनी महसूस हुई। ये सामान्य व्यक्ति की टांगें नहीं हैं, लेकिन ये किसी भूत की भी नहीं हैं। ये इंसान और भूत के बीच की कोई चीज़ है, फिर भी ये घोस्ट मैनिपुलेटर जैसी भी नहीं लगती। यदि वे वैसी होती तो इतनी अच्छी तरह सुरक्षित नहीं रह पाती। ये घोस्ट मैनिपुलेटर से बेहतर है, लेकिन पूरी तरह भूत भी नहीं है। ये किसी अलग तरह का अस्तित्व है। रोहित की आंखों में एक आश्चर्यजनक अनुमान चमका। शायद इस व्यक्ति ने भूतों पर नियंत्रण को पूर्ण कर लिया था। इसके बाद रोहित गांव के पश्चिम की ओर एक घने जंगल की ओर बढ़ा, जिसे स्थानीय लोग सैंडी फॉरेस्ट कहते थे। जंगल में प्रवेश करते ही प्रकाश अंधेरे में बदल गया। जमीन पर गिरी सुई जैसी पत्तियों के कारण वहां चलना कठिन था। वहां चारों ओर पुराने दफन टीले, पुरानी कब्रें दिखाई दे रहे थे। रोहित ने वहां एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी देखी जो अब सड़ चुकी थी। ये वही जगह थी जहां उसके पिता कभी कुत्ते पाला करते थे। जंगल में कुछ भी दिखाई न देने पर रोहित ने फिर से घोस्ट डोमेन सक्रिय किया। लाल रोशनी में जमीन की मोटी परत हट गई और दर्जनों बड़े मजबूत कुत्तों की हड्डियां दिखाई दीं। उसके पिता ने रात भर में इतने सारे कुत्ते क्यों मार दिए? ये रहस्यमय था। तभी उसे जमीन में दबा एक और लकड़ी का बक्सा मिला। इसे खोलने पर उसने एक विकृत लाश देखी, बिना टांगों और सिर के, सिर्फ धड़ और हाथ। पहले मिली टांगें इसी की हैं। रोहित का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि यह एक पूर्ण शरीर था जिसे टुकड़ों में अलग करके अलग अलग रखा गया था। अब केवल सिर बचा था। रोहित ने गांव के पीछे बने मंदिर की ओर देखा। तीसरा संदिग्ध स्थान। वह मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध महिला द्वार पर बैठी थी। रोहित सीधे अंदर गया। उसने देखा कि वहां दो विशाल देवताओं की मूर्तियां थीं। घोस्ट हंटर की सहज बुद्धि से उसे तुरंत आभास हुआ कि उन मूर्तियों के अंदर कुछ छिपा है। अध्याय 724 रहस्यमय घटनाएं। मंदिर में रखी दोनों मूर्तियां बहुत लंबी थीं, कम से कम 4 मीटर ऊंची,
और यह पता नहीं था कि उन्हें दूसरी जगह से यहाँ तक लाने में कितनी मेहनत लगी होगी। रोहित को इन चीज़ों में कोई अंधविश्वास नहीं था और न ही उसका अगरबत्ती जलाने या मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करने का कोई इरादा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया जहां मूर्तियां रखी थीं। वह एक मूर्ति के कंधे पर बैठ गया और फिर उस काली घोस्ट हैंड से मूर्ति के सिर को छुआ जिससे उसने अभी अभी अपना दस्ताना उतारा था। उसका हाथ रहस्यमय तरीके से मूर्ति के अंदर चला गया। ये घोस्ट डोमेन और घोस्ट हैंड का संयोजन था। उसने एक बार पहले भी करिश्मा के पेट के माध्यम से घोस्ट इन्फेंट को बाहर निकाला था, इसलिए अब उसे इसका अच्छा अभ्यास हो गया था। जल्द ही रोहित के अंदर गए हाथ को घने बालों का एक गुच्छा महसूस हुआ जो किसी मरे हुए व्यक्ति के बालों जैसा लग रहा था, बेहद ठंडा, जो मजबूती से मिट्टी की मूर्ति में धंसा हुआ था। डेड मैन्स हेड, मरे हुए व्यक्ति का सिर का एक और हिस्सा। उसने यहाँ तक कि चेहरे की बनावट भी महसूस की जो बिल्कुल भी सड़ी नहीं थी, बहुत अच्छी तरह से संरक्षित थी, बिल्कुल उन दो शरीर के अंगों की तरह जिन्हें उसने पहले निकाला था। उसने सिर को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी रोहित के चेहरे के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। रोहित ने अपने हाथ को देखा जिस पर दांतों के हल्के निशान बने हुए थे। उसे काट लिया गया था। क्या मजाक है, भले ही वह सिर किसी भूत का हो, घोस्ट हैंड के दमन के नीचे वह हिल भी नहीं सकता। काटने की तो बात ही छोड़ो, रोहित ने एक सिहरन महसूस की क्योंकि यह उसकी समझ से परे था। एक अभूतपूर्व घटना, चाहे वह इंसानों का सामना हो या भूतों का। बहुत अजीब है, लेकिन ये काटने के निशान कोई समस्या नहीं है और मैं घायल नहीं हुआ हूँ। उसने अपने हाथ की ओर देखा और दोबारा हाथ डालने के बजाय उसने बस उस सिर पर एक थप्पड़ मारा जिससे वह मूर्ति के अंदर से बाहर गिर गया। धप, एक भारी डेड मैन्स हेड मूर्ति से बाहर गिरा, वेदी पर जोर से टकराया और फिर जमीन पर लुढ़कते हुए कई तेल के दियों को गिरा दिया। दरवाजे पर धूप सेंक रही बूढ़ी औरत को शायद कम सुनाई देता था और उसने अंदर की हलचल पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने अपना सिर घुमाकर देखा भी नहीं। रोहित नीचे कूदा और जमीन पर लुढ़कते हुए सिर की ओर बढ़ा। ये सिर घोस्ट चाइल्ड द्वारा पकड़े गए सड़े हुए सिर से अलग था। इसके फीचर्स स्पष्ट थे। इसकी त्वचा भयानक रूप से पीली थी जिसमें सड़न या क्षति के कोई संकेत नहीं थे, और इसके बाल घने थे। ऐसा लग रहा था मानो ये कल ही मरा हो, जिसमें कोई संकेत नहीं था कि इसे एक दशक से अधिक समय से मूर्ति में सील करके रखा गया था। मेरे पिता वास्तव में चीजें छुपाना जानते थे। मछली के तालाब में पैर, जंगल में शरीर और इस मंदिर में सिर। उन्होंने एक अजीब व्यक्ति के शरीर के अंगों को 3 टुकड़ों में अलग कर दिया, उन्हें अलग अलग जगहों पर रखा। फिर भी मुझे अभी भी कुछ संदेह हैं। रोहित ने माथा से कोड़ा। अगर यह चीजें छुपाने के बारे में था तो मछली का तालाब, कुत्तों वाला जंगल और यह मंदिर ही क्यों चुना? एक गहरा गड्ढा खोदना और निशान के तौर पर पेड़ लगाना, या दफनाने के लिए आसानी से पहचाने जाने वाले स्थान का चयन करना, क्या वह बेहतर नहीं होता? इन बातों पर ध्यान न देते हुए रोहित उस पीले और बंद आंखों वाले सिर के करीब गया और करीब से देखा। वह उस चेहरे को नहीं पहचानता था। उसमें एक अजीब सी असंगति थी। पूरा चेहरा प्राकृतिक रूप से जन्मा नहीं लग रहा था, थोड़ा ऐसा जैसे कि इसे अलग अलग स्रोतों से जोड़कर बनाया गया हो। एक सरसरी नज़र से कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन करीब से देखने पर यह स्पष्ट था कि आंखें, भौहें, नाक और मुंह आपस में मेल नहीं खा रहे थे। फिर भी उन्हें जोड़े जाने का कोई निशान नहीं था। ये बिल्कुल एक सुप्त खूंखार भूत जैसा है, रोहित ने अपने मन में यह आकलन किया। थोड़ी देर तक निरीक्षण करने के बाद उसने देखा कि सिर के हिलने का कोई संकेत नहीं था, पुनर्जीवन का कोई संकेत नहीं, और न ही आंखें खोलने या जागने का कोई निशान। सुरक्षित रहने के लिए उसने उसे नहीं छुआ और सिर को जमीन पर ही रहने दिया। फिर रोहित दूसरी मूर्ति के पास गया और पहले की तरह उसने अंदर की वस्तु को निकाल लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि एक और डेड मैन्स हेड बाहर लुढ़क आया। ये किस तरह का मजाक था? यहाँ 2 मूर्तियाँ थीं और प्रत्येक में एक सिर छुपा था। रोहित यह समझने के लिए जल्दी से गया कि दूसरा सिर कैसा दिखता है, ताकि पिछले वाले से अंतर को समझा जा सके और यह पता लगाया जा सके कि उसके पिता ने विशेष रूप से यहाँ 2 सिर क्यों रखे थे। आखिरकार केवल एक शरीर था जिसमें 2 सिर फिट नहीं हो सकते थे। हालांकि जब उसने दूसरे सिर को स्पष्ट रूप से देखा तो रोहित पूरी तरह जम गया, जैसे कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। वह बस वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। दूसरा सिर पहले वाले के समान था, पीली त्वचा, छोटे बाल, आंखें बंद, स्पष्ट विशेषताएं और सड़न का कोई निशान नहीं। लेकिन वह दिखावट, वह वास्तव में रोहित के खुद के चेहरे से काफी मेल खाती थी। नहीं, रोहित से नहीं, चेहरा तस्वीर में मौजूद उसके पिता जैसा था। सही, वह निस्संदेह उसके पिता का ही चेहरा था। तो
क्या इसका मतलब ये था कि यह सिर उसके पिता के शव का हिस्सा था? ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? रोहित ने एक अजीब सी सिहरन महसूस की। अगर यह सिर उसके पिता का था तो समय सीमा का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पिता उस समय जीवित थे, मरे नहीं थे। वह गांव में मछली के तालाब खोद रहे थे, जंगल में कुत्ते पाल रहे थे, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे और केवल कभी कभार काम करने बाहर जाते थे। उनके लिए अपना सिर काटकर मूर्ति में छुपाना असंभव था। एक रहस्य, एक अकथनीय, डरावनी घटना। रोहित को लगा कि वह इन घटनाओं को सुलझा सकता है, लेकिन उसने पाया कि पूरा मामला और भी अजीब होता जा रहा है। वह जितना गहरा खोदता गया उतना ही बेचैन और भ्रमित होता गया। जवाब मिलने के बजाय उसे और भी भयावह जानकारी मिली। शायद उसके पिता बहुत पहले मर चुके थे और जो व्यक्ति ये काम कर रहा था वह उसके पिता नहीं बल्कि कोई और था। या शायद बहुत से लोगों की यादें त्रुटिपूर्ण थीं। रोहित को अचानक खून से सना अखबार याद आया। अगर वह वस्तु यादों को बदल सकती थी तो इन सभी विसंगतियों को समझाया जा सकता था। ये वास्तविकता नहीं थी जो दोषपूर्ण थी, बल्कि वह खुद था। सिरदर्द, वास्तव में सिरदर्द। रोहित को लगा कि अगर वह ये यात्रा ही न करता तो बेहतर होता। कम से कम उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और वह शांति से काम करने के लिए जयपुर में ही रह सकता था। अब जब उसने इन चीज़ों को खोज लिया था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया उसे घेरे हुए हो। शायद वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। किराए के मकान में भूतिया अखबार के साथ सामना कोई दुर्घटना नहीं थी। थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित उस सिर को घूरता रहा जो उसके पिता का हो सकता था। फिर उसने अपने हाथों में पकड़े बॉडी बैग को देखा। उसने सोचा, अगर वह सिर को फिर से जोड़ दे तो क्या उसके पिता जैसा दिखने वाला व्यक्ति जाग उठेगा? यह मूर्खता है। एक दशक से अधिक समय से मरा हुआ व्यक्ति कैसे पुनर्जीवित हो सकता है? भले ही यह संभव हो, यह संभवतः उसके पिता नहीं है, बल्कि एक भूत है जो केवल उनके पिता का रूप धारण किए हुए है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य घोस्ट हैंडलर्स जो मर गए और दुष्ट आत्माओं के कारण पुनर्जीवित हुए। रोहित ने फिर अपना सिर हिलाया, अपने ही विचारों को हास्यास्पद मानते हुए। ऐसा लगता है कि वह अभी भी पारिवारिक स्नेह की भावना से जुड़ा हुआ था। भले ही उसने कभी इस पिता से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन अगर संभव होता तो वह शायद उन्हें पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश करता। लेकिन यहाँ दो सिर थे, एक उसके पिता का और दूसरा एक अजीब, भयावह अजनबी का। फिर भी उन्हें जोड़ने के लिए केवल एक शरीर था। पहली नज़र में दोनों सिर जोड़ने के लिए उपयुक्त लग रहे थे। यह फैसला करना था। रोहित ने तुरंत चुनाव नहीं किया, बल्कि इन चीज़ों को इकट्ठा किया और उस जगह से निकलना शुरू कर दिया। वहाँ रुकने लायक अब कुछ और नहीं था। उसने वह सब कुछ पा लिया था जो उसे ढूंढना चाहिए था, बस कुछ संदेहों को छोड़कर। लेकिन फिर वे शायद महत्वपूर्ण नहीं थे। रोहित 3 भागों में विभाजित शरीर के साथ गांव लौट आया। फिर भी उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया था कि हर बार जब वह बहते पानी वाली जगह से गुजरता था तो उसकी परछाई उसे अजीब भाव से देखती थी। हालांकि संदेह के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे, लेकिन परछाई उसका साथ नहीं छोड़ती थी और छिपकर उसका पीछा करती रहती थी। क्योंकि यह निश्चित था कि परछाई रोहित की अपनी नहीं थी, वह किसी अलौकिक शक्ति द्वारा आक्रांत हो चुकी थी, या कोई यह भी कह सकता है कि वह एक भूत था। रात के दुर्स्वप्न, शरीर के अंग, वह सिर जो उसके पिता का हो सकता था, और पानी में अजीब परछाई। देखने में शांत मीशान गांव उतना शांत और स्थिर नहीं था जितना कल्पना की गई थी। गांव में लंबे समय से एक अकथनीय भयावहता छिपी हुई थी। ये बस अज्ञात था कि ये सुप्त अलौकिक तत्व अभी तक सामने क्यों नहीं आए थे।